तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति की इस क्लास में। दोस्तों, हमने पहले ही रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर को हम कवर कर चुके हैं 2 पार्ट में। ठीक है, अगर आपने वो क्लास नहीं की है तो सबसे पहले इसकी कॉन्सेप्ट क्लास को कवर कीजिए। ठीक है, आज की इस क्लास में हम क्या करेंगे, टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। रिलेशंस एंड फंक्शंस पर ये बेस्ड होंगे ये टॉप 20 क्वेश्चंस। और इन सवालों को करने से पहले हम इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है रिलेशंस एंड फंक्शंस के उनको कवर करेंगे और सम इंपॉर्टेंट फार्मूला शीट्स भी देखेंगे। देन इन सवालों की प्रैक्टिस पर हम आएंगे। 1 मिनट में हम ये हमारा जो सुपर 100 ATCs का जो प्रीमियम बैच चल रहा है एजुकेट ऐप पर, इसके फीचर्स को देख लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एजुकेट ऐप पर सिस्टमेटिक रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स की। जो हमारे जो AATC का एग्जामिनेशन है इसके जो 60% या 60 मार्क्स को कवर करता है ये मैथ और फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इसके आपको सिस्टमेटिक क्लासेस मिल रही है। इसी के मैथ और फिजिक्स के आपको सिस्टमेटिक क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर टॉप 20 और टॉप 50 क्वेश्चंस का यहाँ पर आपको सीट्स मिलेंगी। साथ ही आपको फार्मूला सीट्स भी देखने को मिलेंगी जो रिवीजन में इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज में चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, मैथ और फिजिक्स के लिए। और अगर आपको डाउट आता है किसी भी क्वेश्चंस में तो यहाँ पर पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप भी प्रोवाइड की जाएंगी टारगेट नीति के द्वारा। चैट सेक्शन का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों ऐप पर। ठीक है, तो वहां पर आपको कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी है वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब फीचर्स आपको अभी बर्थडे गिफ्ट चल रहा है दोस्तों ऑफर में। यहाँ पर आपको 50% ऑफ मिल रहा है, जिसमें ओनली आपको 3 दिनों के लिए ये ऑफर है 499 में अवेलेबल है। ठीक है, 11, 12 और 13 मई तक ये ऑफर चलेगा। देन इसकी प्राइस 999 हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी अगर एनरोल करना है तो एजुकेट ऐप डाउनलोड कीजिए और क्लासरूम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, वहां से एंटर करके इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास की, जिसमें हम सबसे पहले रिवीजन स्टार्ट करते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम रिवीजन क्लास एंड प्रैक्टिस क्लास जो होने वाली है आज की रिलेशंस एंड फंक्शंस पर आधारित। ठीक है, तो दोस्तों रिलेशंस एंड फंक्शंस के जो की कॉन्सेप्ट्स एंड फार्मूलास है, जिसमें हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमको फास्ट 10 से 15 मिनट में रिवीजन करना है, क्योंकि ये क्लास मेनली है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, लेकिन इसमें रिवीजन भी हो रहा है तो कोई क्या दिक्कत है फिर। ठीक है, लेकिन आपको अगर पूरा डिटेल में सीखना है तो इसकी कॉन्सेप्ट क्लास ऑलरेडी कवर है। ठीक है, पहले वो करिए, इसके बाद इस पर आइए। पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, तो हमने यार जैसे मान लो कोई 2 सेट है, सेट ए और सेट बी। ठीक है, तो इनका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है तो वो A क्रॉस B से डिनोट होगा। ठीक है, और A क्रॉस B में क्या आता है, A क्रॉस B में दोस्तों जो A और B 2 सेट्स है, इनमें जितने भी एलिमेंट्स है उनसे जितने भी ऑल पॉसिबल इसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स है, रिलेशंस है, वो सबको यहां पर एग्जिस्ट करते हैं किसमें, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में। क्लियर, कैसे निकाला जाता है, जैसे मान लो ये सेट A है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, सेट B है जिसमें मान लो कोई एलिमेंट्स है 4 और 5। तो इस जो सेट ए का जो पहला एलिमेंट है इसका 4 के साथ में रिलेशन, 5 के साथ में रिलेशन, इससे 2 ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। कौन कौन से, जैसे A क्रॉस B में 1 4 एक ऑर्डर पेयर बना, दूसरा क्या बना 1 5 बना। ऐसे ही फिर 2 को उठाएंगे यहाँ पर सेट ए से, इसका 4 के साथ में रिलेशन, फिर 5 के साथ में रिलेशन, फिर क्या ऑर्डर पेयर बन जाएगा 2 4 और 2 5। ठीक है, ऐसे ही अगला जो एलिमेंट 3 को उठाएंगे, 3 का 4 के साथ में रिलेशन, 3 का 5 के साथ में रिलेशन। मतलब जितने भी इसके एलिमेंट्स है, दोनों ही सेट के एलिमेंट्स से ऑल जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे पॉसिबल हो सकते हैं, वो सबका यहाँ पर कलेक्शन होता है A क्रॉस B, यानी कि उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसमें खास बात ये होती है दोस्तों, मान ले कोई ऑर्डर्ड पेयर A B इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B का यहाँ पर सा है, तो ये इसमें जो पहला एलिमेंट होता है ना, पहला एलिमेंट मान लो यहाँ पे क्या है A है, तो ये सेट A यानी कि पहले सेट से ही बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट जो है B वो दूसरे सेट B से बिलोंग करेगा। ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तभी वो ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है उसका। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मामला यहां पर क्लियर हुआ। इसमें अगर ये पूछ ले कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो ऐसा होता है जैसे मान लो ये सेट ए है। ठीक है, इसमें मान लो m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और कोई दूसरा सेट B है मेरे पास में जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B होता है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो वो अलग अलग जो इनमें एलिमेंट्स है m नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेट B में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इनका प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, समझ गए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स उनके दोनों ही सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। क्लियर हुआ यहां पर। आगे चलिए रिलेशंस को समझे। रिलेशन को क्या होता है भाई, रिलेशन क्या होता है, जैसे मान लो कोई 2 सेट A और B है मेरे पास में, और इन दोनों ही सेट के बीच में कोई रिलेशन R है, तो वो इस प्रकार से डिफाइन होता है कि R सबसेट होगा उन दोनों ही सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के।
ठीक है, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। क्लियर, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए बी, सेट ए से बी में कोई रिलेशन आ रहा है तो वो सबसेट होगा उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी का। आगे चले, रिलेशन समझ गए। रिलेशन में टाइप्स अगर बात करें तो एक होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको भी समझ लेते हैं। अगर मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करूं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है भाई? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये होता है, मान लो कोई सेट ए है, ठीक है, इसमें एलिमेंट्स मान लो ए है, तो जो फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए, सेट ए, ठीक है, तो सेट ए के जो हर एक एलिमेंट्स ए है उनका खुद के साथ में एक ऑर्डर पेयर होगा और उस रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा, तभी मैं बोलूंगा कि ये रिलेशन आर क्या है? रिफ्लेक्सिव है। एग्जांपल से समझ ले, जैसे मान लो भाई ये सेट ए है मेरे पास में और इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, तो सेट ए के जो हर एक एलिमेंट्स है इनको बोल दिया मैंने ए है, ये जो बिलोंग कर रहा है सेट ए से, इनका खुद के साथ में ऑर्डर पेयर बनेगा, वो उसके रिलेशन आर में एग्जिस्ट करेगा, तब ये आर को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्सिव। यानी कि 1 का 1 के साथ में रिलेशन, 2 का 2 के साथ में रिलेशन, 3 का 3 के साथ में रिलेशन, ये तीनों के तीनों उसके रिलेशन आर में एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर इसमें से कोई एक भी 1 2 3 में से मान लो 1 1 2 2 तो इस रिलेशन आर में है और 3 3 इस रिलेशन आर में एग्जिस्ट नहीं करता है, तब इसको मैं रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बोल सकता। ठीक है, इसको अगर रिफ्लेक्सिव बनाना है तो इन तीनों ही एलिमेंट्स के लिए उनका खुद के साथ में जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो उस रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाता है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है भाई? सिमेट्रिक रिलेशन में ये होता है कि भाई कोई सेट के एलिमेंट से मेरे पास में ये ए बी एक ऑर्डर पेयर बना और वो उस रिलेशन आर में है, अगर ए बी इस रिलेशन आर में है तो इस ए बी के लिए बी ए भी इस रिलेशन आर में एग्जिस्ट करना चाहिए, तब इसको मैं क्या बोलूंगा? इस रिलेशन आर को कहूंगा कि ये एक प्रकार का सिमेट्रिक रिलेशन है। क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन है। एग्जाम्पल से समझ ले, जैसे भाई मान लो कि मेरे पास में कोई सेट ए और ये सेट बी है, ठीक है, इसमें मान लो 1 एक एलिमेंट्स है, इसमें 2 एक एलिमेंट्स है, ठीक है, तो इससे एक ऑर्डर पेयर का बना 1 2 बना और ये रिलेशन आर में है, तो 2 1 भी इस रिलेशन आर में एग्जिस्ट करना चाहिए, इन दोनों सेट से जो रिलेशन है उसमें। ठीक है, रिलेशन जिसमें 1 2 और 2 1 ये दोनों जब तक नहीं होंगे तब तक उसे मैं नहीं बोलूंगा कि वो सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक होने के लिए 1 2 और 2 1 ये दोनों ही उस रिलेशन आर में एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हम उसे बोलेंगे कि वो एक प्रकार का सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन में ऐसा है, मान लो कोई ऑर्डर पेयर ए बी इस रिलेशन आर में है, दूसरा कोई ऑर्डर पेयर है जो बी सी है वो इस रिलेशन आर में है, तब अगर जैसे बी और बी तो यहां पे कॉमन नजर आ रहा होगा आपको, तो ए और सी भी इस रिलेशन आर में होना चाहिए, तभी इस रिलेशन आर को मैं क्या बोलूंगा कि ये एक प्रकार का ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो 1 और 2 इस रिलेशन आर में है एंड, ठीक है, 2 और 3 इस रिलेशन आर में है, तो 1 और 3 भी इस रिलेशन आर में एग्जिस्ट करेगा, तभी वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर? आगे चले, इसमें चेन ब्रेक नहीं होती है। 1 और 2, 2 और 3 अगर इस रिलेशन आर में है तो 1 और 3 भी इस रिलेशन आर में होगा। कुल मिला के ये है, ए बी और बी सी दोनों ऑर्डर पेयर आर में है, तो ए सी भी उस रिलेशन आर में होगा, तो वो ट्रांजिटिव कहलाएगा फिर। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही हम समझ चुके हैं क्या होता है। रिफ्लेक्सिव में खुद के साथ में यहां पर रिलेशन होता है उस आर में। सिमेट्रिक में अगर ए और बी है तो बी ए भी उस रिलेशन आर में एग्जिस्ट करना चाहिए। ट्रांजिटिव में क्या होता है? चेन ब्रेक नहीं होती है, ए बी और बी सी इस रिलेशन आर में है तो ए सी भी एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जो इस रिलेशन आर में होगा, तो ट्रांजिटिव भी हो गया। क्लियर होगा ना यार तीनों चीजें। एंटी सिमेट्रिक में ऐसा है यार, जब जैसे कि हमने सिमेट्रिक पढ़ी थी कि ए और बी इस रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी इस रिलेशन आर में बिलोंग करेगा, यहां पर ए नॉट इक्वल टू बी होता है, क्योंकि ए और बी आपस में बराबर हो गए फिर तो एक प्रकार का रिफ्लेक्सिव ही बन जाएगा। तो यहां पर एंटी सिमेट्री में ऐसा होता है कि ए और बी इस रिलेशन आर में तो बिलोंग करेंगे इस ऑर्डर पेयर, तो ये बी ए भी एक दूसरा एक ऑर्डर पेयर है जो इस रिलेशन आर में है, लेकिन यहां पर ए और बी बराबर हो जाते हैं तो वो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन में ऐसा है जो हम अभी पढ़ के आए कि भाई रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ये तीनों के तीनों ही कंडीशन जब ये कोई रिलेशन आर फॉलो कर लेता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, आगे चले, नंबर ऑफ रिलेशंस अगर मान लो फाइंड करना है मेरे को, मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो अब यहां पर मान लो इसमें सेट ए में कोई m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सेट बी में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ऐसे में जब इसका टोटल रिलेशंस निकालना है तो वो 2 की पावर में m इंटू n, ठीक है, इस प्रकार से निकाला जाता है। और अगर
केवल एक सिंगल सेट है और उसमें कोई n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ऐसे में उसमें कितने रिलेशंस स्टेबलाइज हो सकते हैं, तो वो होता है n इंटू एन, 2 की पावर n इंटू एन से, यानी कि 2 की पावर n इंटू एन से वो n स्क्वायर बन गया। ठीक है, इस प्रकार से यहां पे निकाल सकते हैं सिंगल सेट के लिए। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस अगर फाइंड करना है किसी सेट ए में, तो भैया सेट ए में अगर मेरे को रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना, मान लो ये सेट ए है और इसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो ऐसे में इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने बन जाएंगे, तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। ये फॉर्मूला इसके लिए याद रखना है रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। अब रिलेशन हुआ कंप्लीट, अब आते हैं फंक्शन पर। फंक्शन क्या चीज है भाई? फंक्शन में ऐसा है दोस्त कि ये एक प्रकार का एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही होता है, लेकिन यहां पर कुछ कंडीशंस फॉलो करना मस्ट है, तभी मैं उसे फंक्शन बोलूंगा। क्या कंडीशन होती है? जैसे मान लो ये सेट ए से एफ कोई फंक्शन है जो ए टू बी से इसका रिलेशन है, ठीक है, तो ये फंक्शन कब कहलाएगा? जैसे मान लो सेट ए में 1 2 3, बी में 4 5 6 यहां पर एलिमेंट्स है, तो जो सेट ए के हर एक एलिमेंट्स को मैंने नाम दे दिया ए है, तो ए का हर एक एलिमेंट्स के लिए सेट बी में एक इमेज होना मस्ट है, एग्जैक्टली वन ही। ठीक है, एक एलिमेंट्स की एक ही इमेज होनी चाहिए सेट बी में, तब मैं उसे बोलूंगा क्या कि वो फंक्शन है। ठीक है, क्या बोला इसने? अ फंक्शन एफ जो ए से बी स्टेबलाइज हुआ है, एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है जिसमें सेट ए के हर एक एलिमेंट्स फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए की एग्जैक्टली वन इमेज होती है किसमें? सेट बी में। क्लियर है? आगे चलो फंक्शंस के टाइप में, जैसे एक 1 1 टाइप का फंक्शन होता है, इसका नाम एक याद रखना दोस्तों, 1 1 टाइप जो फंक्शन होता है उसे इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंजेक्टिव फंक्शन। इसमें क्या होता है, ये वाली हमारी प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी होती है ये? जैसे मान लो यहाँ पे पुट किया जाता है किसी फंक्शन में a1 पुट किया और a2 पुट किया, तो वो आपस में बराबर है, तो a1 बराबरी से a2 होना चाहिए। ठीक है, तब उसको उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? 1 1 या इंजेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है? जैसे मान लो ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, जैसे नॉट इक्वल टू आ जाए, a1 नॉट इक्वल टू a2 आ जाए, और f ऑफ a1 नॉट इक्वल टू f ऑफ a2 आ जाए, तो ऐसे में फिर अगर ये 1 1 नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? ये मेनी वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। ऑन टू फंक्शन पे देखो भाई, ऑन टू फंक्शन में ऐसा है जैसे कि मान लो भाई ये सेट ए है और ये सेट बी है, सेट बी में 1 2 3 एलिमेंट्स है और 4, और इसमें सेट बी में 4 और 5 एलिमेंट्स है, तो सेट बी के हर एक एलिमेंट्स की इसमें एक इमेज होना कंपलसरी है। ठीक है, तो मान लो 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है और 3 की इमेज 5 है, तो सेट बी में जितने एलिमेंट्स है उनकी हर एक एलिमेंट्स के लिए यहां पर प्री इमेज है, एक ही है ना, एक की कौन सी प्री इमेज है? 4 है। 2 की कौन सी प्री इमेज है? 5 है। 3 की कौन सी प्री इमेज है? 5 है। तो यहां पर बी के हर एक एलिमेंट्स की प्री इमेज है? हाँ भाई है। केवल एक ही इमेज है हर एक एलिमेंट्स के लिए? हाँ भाई है। तो फिर ये फंक्शन को मैं ऑन टू फंक्शन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? ऑन टू फंक्शन बोलूंगा, क्योंकि यहां पर हर एक एलिमेंट्स, देखो फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू बी, बी मतलब बी के हर एक एलिमेंट्स की यहां पर सेट ए में एक प्री इमेज है, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? ऑन टू फंक्शन। अगर मान लो सेट बी के जितने एलिमेंट्स है 1 2 3 और तीनों ही एलिमेंट्स के लिए यहां पर प्री इमेज नहीं है, किसमें? सेट ए में। ठीक है, तो ये 3 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ऐसे में क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा? नहीं, फिर ये ऑन टू नहीं होगा, ये होगा इनटू। क्या होगा? इनटू फंक्शन। फिर ये कहलाता है इनटू फंक्शन। मामला क्लियर है? सेट बी के हर एक एलिमेंट्स का इस्तेमाल अगर हो गया ना, तो फिर वो है ऑन टू, नहीं हुआ तो वो है इनटू। बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? देखो ऑन टू का एक नाम है सरजेक्टिव भी। क्या है? सरजेक्टिव फंक्शन भी। 1 1 का मैंने पहले बता दिया, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं इसे। और जो बाइजेक्टिव है ना, ये बनता है इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों मिला के, मतलब 1 1 भी होना चाहिए फंक्शन में और ऑन टू भी। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो वो क्या कहलाता है? बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर? कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन में x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू हमको कांस्टेंट ही मिलना है, जो कांस्टेंट जो वैल्यू है वही मिलेगी। मतलब वहां पर x की कोई किसी भी वैल्यू को पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके आउटपुट पर, मतलब इनपुट का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा आउटपुट पर। ठीक है, वो तो एक कांस्टेंट ही दे रहा है, तो ऐसे में उस फंक्शन को बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन ये क्या होता है? f ऑफ x इक्वल टू x एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है जिसमें x की वैल्यू जो पुट करेंगे हम, जैसे x इक्वल टू 0, तो आउटपुट भी 0 ही मिलेगा। मान लो f ऑफ 0, ठीक है, तो 0 मिल गया। f ऑफ 1, ठीक है, f ऑफ 1 पुट किया तो यहां पर x की वैल्यू 1 पुट करी तो आउटपुट भी 1 ही मिला। मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन में इनपुट बराबर होता है आउटपुट के। ठीक है, इवन फंक्शन f ऑफ -x अगर मैंने पुट किया तो वो पॉजिटिव f ऑफ x दे दे रहा है, तो ऐसे में वो क्या है? इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन में क्या होता है? मान लो f ऑफ -x पुट किया तो यहां पर -f ऑफ x आ गया, तो ये क्या है? एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे निकाला जाता है भाई? नंबर ऑफ फंक्शन में ऐसा होता है कि जैसे कि ये सेट ए है, कोई दूसरा सेट बी है, और मान लो सेट ए में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सेट बी में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने के लिए हम जो दूसरा सेट बी था ना हमारे पास में, जो दूसरा सेट बी था ना,
इस n की पावर m इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, आगे चले, इस फार्मूला को याद रखना है। आगे चलते हैं, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन यानी कि इंजेक्टिव फंक्शंस को कैसे निकाला जाता है, तो वो निकाला जाता है जब m, जैसे ये दो सेट है m और जैसे a और b, एक में नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, और m जो है वो लेस और इक्वल टू n होता है। ऐसे में इसको निकालने के लिए ये फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है इसके लिए, किसके लिए, वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन को फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो भैया इसके लिए क्या होता है, सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं, मान लो m एलिमेंट्स है सेट ए में, और सेट बी में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो हम यहां पर क्या करेंगे, जैसे हमें टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन के लिए, जैसे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फाइंड करने के लिए n की पावर m हमने फार्मूला देखा था, इसमें जो नॉन सर्जेक्टिव फंक्शन है उसको घटा देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ नॉन सर्जेक्टिव फंक्शन को यहां पर घटा देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, सर्जेक्टिव। नॉन सर्जेक्टिव को घटा दिया तो सर्जेक्टिव फंक्शन बचा। क्लियर है। आगे हमारे पास में कि इनवर्स फंक्शन कैसे निकल जाता है, तो दोस्तों इनवर्स फंक्शन केवल बाइजेक्टिव फंक्शंस का ही निकलेगा, यानी कि जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है उस फंक्शन का ही इनवर्स फंक्शन बनाया जा सकता है। यानी कि मान लो भाई कोई फंक्शन y इजिकल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसमें x इजिकल टू एफ इनवर्स y। ठीक है, ये होता है इनवर्स फंक्शन। आगे निकालते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में क्या होता है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में क्या होता है दोस्तों, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। क्लियर, इस प्रकार से इसमें निकल जाता है। और इसमें यह होता है दोस्तों कि एफ ऑफ जी जो होता है वो नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता, इसलिए ये इक्वल नहीं होता है, नॉट इक्वल होता है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज का में क्या यहाँ पर, ये क्या होती है डोमेन और कोडोमेन, रेंज क्या होती है। देखो जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, अब जैसे रिलेशन में मान लो यहाँ पे 1 2 3 कोई एलिमेंट्स है, यहाँ पे 4 5 6 7 कोई एलिमेंट्स है। मान लो इसमें 1 की इमेज है 4, 2 की इमेज है 5, 3 की इमेज है 6 और 7 यहाँ पर ये किसी की भी इमेज नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर, जैसे इस रिलेशन में क्या बना, 1 4 2 5 3 6, तो इसमें जो सेट ए के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, सेट ए के ऑल एलिमेंट्स को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, डोमेन। जितने भी यहाँ पे रिलेशंस में भाग लिए ना, 1 2 3 के तो ऑल एलिमेंट्स रिलेशन में भाग लिया है 1 2 3, तो यहाँ पर जो डोमेन होगा, मतलब जो इनपुट होता है उसे हम डोमेन बोलते हैं। इनपुट क्या बोलते हैं, इनपुट को ही डोमेन बोला जाता है। सेट ए के जो एलिमेंट्स है जैसे 1 2 और ये 3, ये डोमेन का हिस्सा है 1 2 3। क्लियर। कोडोमेन से पहले हम रेंज देख लेते हैं। रेंज क्या होता है, रेंज जो है ना दोस्त, जो ये रिलेशन में 4 5 6 जो सेट बी में, सेट बी के ऐसे एलिमेंट जिन्होंने रिलेशंस में भाग लिया है, जैसे 4 5 और 6 ने भाग लिया है, 7 यहाँ पर किसी भी एलिमेंट्स के लिए इमेज नहीं है, तो यहाँ पर रेंज भी नहीं आएंगे वो। ठीक है, 7 इसमें नहीं आएगा रेंज में। रेंज में वही आएंगे सेट बी के एलिमेंट्स जो जिन्होंने यहाँ पर रिलेशंस स्टेबलाइज करने में, या फिर जो भी एलिमेंट्स यहाँ पर इमेज का काम कर रहा है वो सब इसमें आएगा रेंज में 4 5 6। ठीक है, लेकिन कोडोमेन में क्या होता है, कोडोमेन में दोस्तों, कोडोमेन होता है पूरा का पूरा इंटायर सेट बी। ये सेट बी है ना, कोडोमेन होगा ये। ठीक है, 4 5 6 7 इस पूरे के पूरे सेट बी को हम कोडोमेन कहते हैं। ठीक है, रेंज में तो आउटपुट होता है। रेंज क्या होता है, आउटपुट जो हमें मिलता है 4 5 6 यहाँ पर, वो है रेंज। कोडोमेन पूरा का पूरा सेट बी कोडोमेन है। और डोमेन क्या है, डोमेन है हमारा सेट ए के इनपुट्स। ठीक है, समझ गए, रेंज कोडोमेन डोमेन सब कुछ आगे क्लियर। आगे चले, आगे देखते हैं दोस्तों मॉडुलस फंक्शंस को। ठीक है, क्या होता है मॉडुलस फंक्शन दोस्तों, मॉडुलस फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इजिकल टू मॉड ऑफ एक्स। इसमें ये पॉजिटिव एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 होता है, और ये नेगेटिव एक्स होता है जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है। ठीक है, क्लियर। मॉडुलस फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और इस फंक्शन को फ्लोर फंक्शन भी कहा जाता है। आगे देखें कुछ प्रॉपर्टीज है फंक्शन में यहाँ पर, जैसे मान लो इवन फंक्शन को इवन फंक्शन के साथ में ऐड करेंगे तो इवन फंक्शन ही मिलेगा, ऑड फंक्शन को ऑड फंक्शन के साथ में ऐड करेंगे तो इवन फंक्शन मिलेगा, और ऑड फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन से हमें ऑड फंक्शन ही मिलेगा। ठीक है, कुछ ग्राफ्स की बात कर ले, y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ये एक इवन नेचर का फंक्शन है जो y एक्सिस पर सिमेट्री देता है इसकी। y इजिकल टू एक्स क्यूब एक ऑड नेचर का फंक्शन है जो ओरिजिन पर इसकी सिमेट्री होती है।
y इजिकल टू 1/x में ये एक ऑड नेचर का फंक्शन है जो हाइपरबोला सिमेट्री देता है। y इजिकल टू √x, ये नेदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्स एक्सिस पर होता है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर पूरा कंप्लीट रिवीजन, फार्मूला सब कुछ इसमें रिवीजन कर लिया है रिलेशंस एंड फंक्शंस का। अब हम जो है ना स्टार्ट करते हैं हमारी प्रैक्टिस, ठीक है। जो टॉप 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है उस पर आते हैं। तो दोस्तों पहले सवाल से हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल हमारे पास में है कि R एक ऐसा रिलेशन है जिसमें ए बी ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट करता है और दोनों ही एलिमेंट्स ए और बी एक इंटीजर से बिलोंग करते हैं जेड से, ठीक है। कंडीशन ये है कि a माइनस बी इवन होना चाहिए। अच्छा, तब R रिलेशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस बताना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए दोस्तों हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए और ए, मतलब जो सेट में यहाँ पे एलिमेंट्स है उसका खुद के साथ में जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो उस रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसे में मान लो ए और ए एक ऑर्डर्ड पेयर है जो इस रिलेशन आर में है, हम निकालेंगे ए माइनस बी इजिकल टू 0 होता है, तो 0 एक इवन नंबर है तो ये तो एग्जिस्ट करेगा इसमें। बी और बी से बना एक ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन आर में एग्जिस्ट करता है। जब हम b माइनस बी यहाँ पर निकालेंगे तो b माइनस बी 0 हो जाएगा और 0 एक इवन नंबर है, यानी कि ये भी ऑर्डर्ड पेयर इसमें इस रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा, यानी कि ये रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव हो गया तो क्या सिमेट्रिक है या नहीं है इसको भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है उसके लिए क्या किया जाता है, सिमेट्री में हमको मालूम है भाई कि ए और बी इस रिलेशन आर में है तो बी ए का ऑर्डर्ड पेयर भी इस रिलेशन आर में होना चाहिए। अच्छा भाई, तो हमको मालूम है कि भैया यहाँ पे ए माइनस बी इवन दिया हुआ है, क्या दिया, एक इवन नंबर होता है, तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि बी माइनस ए भी एक इवन नंबर है इसके सिमेट्रिक होने के लिए। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए क्या ले लेते हैं हम कि यहाँ पर जैसे इसने बोला कि ए और बी जेड इंटीजर से कोई दो एलिमेंट्स हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि एक ऑर्डर पेयर है 4 और 2, ठीक है। ऑर्डर पेयर 4 2 बिलोंग करेगा इस रिलेशन आर में, ठीक है। दोनों ही इंटीजर है 4 और 2, तो 4 और 2 से हमको सबसे पहले मिला 4 माइनस 2 इजिकल टू 2, ये इवन नंबर है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। 2 माइनस 4 माइनस 2, ये भी एक इवन नंबर है, तो ये भी तो यहाँ पर प्रूफ हो रहा है। a माइनस बी इवन, तो b माइनस ए ये भी इवन, तो ऐसे में तो ये सिमेट्री रिलेशन होगा, ठीक है। r क्या होगा, सिमेट्री रिलेशन भी होगा, फुलफिल हो रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो कोई रिलेशन में हमारे पास में ए बी ऑर्डर्ड पेयर है एंड साथ में बी सी कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है जो भी इस रिलेशन में एग्जिस्ट करता है, तब इसके ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर तीसरा एक ऑर्डर्ड पेयर ए सी है वो भी इस रिलेशन आर में एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हम इसे बोलेंगे कि रिलेशन जो आर है वो क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे ए और बी इंटीजर है तो कोई इंटीजर मैं यहां पे मान लेता हूं, ठीक है। जैसे मान लो एक ऑर्डर्ड पेयर, मैंने यहां पर ये ऑर्डर्ड पेयर लिया 1 1 3 ले लिया मान लो, ठीक है। इस रिलेशन आर में एग्जिस्ट कर रहा है। कोई दूसरा ले लिया मैंने, दूसरा क्या ले लिया 3 5, इस रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहां देखो आप, जब 1 5 का जो एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे ये भी इस रिलेशन आर में एग्जिस्ट करेगा, क्यों। अब इनका डिफरेंस जब लेंगे ना, जैसे 1 और 5 का डिफरेंस ले लो, ठीक है। 1 माइनस 5 माइनस 4 आया, ये इवन है कि नहीं, इवन है, हाँ भाई। 1 माइनस 3 इनका डिफरेंस -2 आया, इवन है या नहीं, इवन है। 3 माइनस 5 -2 इवन है या नहीं, इवन है। तो ये तो ट्रांजिटिव भी हो गया भाई, ट्रांजिटिव भी यहां पर फुलफिल कर दी इसने कंडीशन। रिफ्लेक्सिव भी प्रूफ हो गया, सिमेट्रिक भी प्रूफ हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो जब जो रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, ऐसे रिलेशन को क्या बोला जाता है, ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ही फुलफिल करे उस रिलेशन को बोला जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। हम डेफिनेशन में पढ़ के आए हैं, ऐसा रिलेशन जो तीनों ही कंडीशंस को फुलफिल करे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, वो रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि यहां पर डोमेन फाइंड करना है, डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालना है। यहां पर इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां देखो रूट में जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो तभी यहां पर एग्जिस्ट करेगा जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर नॉन नेगेटिव होगा। क्या होगा, नॉन नेगेटिव। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो यहां से हमें देखने को मिला 1 ग्रेटर इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
तो यहाँ से x की वैल्यू क्या देखने को मिलेंगी, लेस और इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि इसकी क्या रेंज निकल के आएंगी, इसकी रेंज निकल के आएंगी या तो 1 हो सकता है या -1 से लेके +1 तक इसकी यहाँ पर डोमेन होगा। इसका क्या डोमेन होगा, इसका -1 से लेके 1 तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ गए कैसे निकलेगा। स्क्वायर रूट तो इसका तभी संभव है ना जब ये नॉन नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो इसका मान अगर नॉन नेगेटिव आ गया फिर इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, 1 - x²। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ग्रेटर इक्वल टू 0 लिया इसको। आगे देखो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझो कि लेट मान लो कोई फंक्शन f (x) = 1/x है, ऐसे में f(x) निकालना है। अच्छा, तो इसमें देखो क्या है, जब फंक्शन में हमने x पुट किया तो ये 1/x बना दिया इसका। ठीक है, तो ऐसे में ये f(x) निकालना है। ठीक है, तो f(x) को मैं यहाँ पे 1/x पुट कर दूंगा। ठीक है, कैसे, तो पहले से ये 1/x है और उसका एक बार और फंक्शन बना रहा है, तो ये आएगा 1/x, इस प्रकार से बनेगा। और ये 1/x जब ऊपर जाएगा, ठीक है, x ऊपर जाएगा तो ये x बन जाएगा। ठीक है, क्लियर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास दोस्तों, जैसे मान लो कोई फंक्शन f(x) है जो x - 3 + x + 3 है। इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी भाई, जब मिनिमम वैल्यू तो तभी है ना, जैसे x की वैल्यू अगर 3 है तो f(3), तो 3 - 3 0 और 3 x यहाँ पे पुट करेंगे 3 + 3, तो ये तो 6 आ रहा है। यहाँ पे तो नहीं हो सकता यार, जब x = मैं 0 पुट कर रहा हूँ, यहाँ देखो 0 पुट किया मैंने, f(0) बराबर से 0 - 3 + 0 + 3, तो -3 + 3 तो कट गया, तो अल्टीमेटली f(0) = क्या आया, 0 आया। ठीक है, यहाँ पे क्या, जब मैं x = -3 पुट कर रहा हूँ, -3 पुट किया, -3 प्लस यहाँ पर भी -3 हो जाएगा ये भी, और +3। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो कट गया, ये वाला -6 आ गया। ठीक है, x = 1 पुट किया, 1 - 3 प्लस, लेकिन ये -6 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मॉड में है ना, जो अभी यहाँ पर x = -3 के लिए -6 आया था, ये -6 थोड़ी आएगा, मॉड में है तो ये इसकी वैल्यू क्या निकलेंगे, 6 निकलेंगी ना, पॉजिटिव 6 निकलेंगी। तो यहाँ पे भी मिनिमम नहीं होगा। x = जब 1 पुट करेंगे, मैं यहाँ पे 1 पुट किया मैंने, 1 - 3 + 1 + 3, तो यहाँ क्या देखने को मिलेगा, -2 + 4 = +2। ठीक है, तो मिनिमम कहाँ देखने को मिल रही है, x = 0 पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि जैसे नंबर ऑफ फंक्शंस निकालना है, कोई सेट, यहाँ पर 2 सेट है, सेट ए मान लो इसको जिसमें 3 एलिमेंट्स है, कोई दूसरा सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स है। अच्छा, जैसे मान लो ये एक सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, सेट बी है जिसमें 2 एलिमेंट्स है। इसका अगर मेरे को यहाँ पर, जैसे इसको मैंने m नाम दे दिया, इसको n नाम दे दिया, तो ये क्या होता है, n की पावर m होता है ना, तो ऐसे यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर टोटल जो फंक्शंस बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे 8। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा कि अब फंक्शन कोई है जो r से r मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर है, इस सेट टू बी, इसको इवन कब बोलेंगे। ठीक है, इसको इवन बोला जाता है तब, इवन फंक्शन में क्या आएगा, f(-x) = ये पॉजिटिव f(x) दे रहा ना, तो ऐसे में इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे देखो -f(x) है तो ये तो ऑड है, -f(x) ये भी ऑड है, और f(x + 1) ये भी ऑड है। तो यहाँ पर जो f(-x) हमें f(x) दे रहा है, तो ये एक प्रकार का क्या है, हमारा इवन फंक्शन है। क्योंकि क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ जो इवन फंक्शन की है वो क्या बोलती है कि सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस में f(-x) भी अगर मैं दे रहा हूं तो मेरे को पॉजिटिव f(x) इसके बराबर में है। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में ये क्या हो रहा है कि अगर मान लो f(x) = x से क्या हो जा रहा है, x² हो जा रहा है, तब यहां बताना है फंक्शन f(x), तो ये क्या हो जाएगा, ये तो भैया x का x² कर रहा था, तो पहले से मेरे पास में x² है, तो ये इसका भी स्क्वायर कर देगा, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, x की पावर 4। क्लियर, कहां पर है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये क्या बोल रहा है कि अगर हाउ मेनी वेज, ऐसे कितने वेज है जिसमें फंक्शन फ्रॉम 3 एलिमेंट सेट टू 3 एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पर इसे बाइजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो बाइजेक्टिव नंबर ऑफ फंक्शंस निकालने हैं मेरे को, कितने होंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है, m = सेट ए में m = 3, और जो सेट बी है जिसमें n = 3। ठीक है, तो इसके लिए बाइजेक्टिव फंक्शंस निकालने के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ परमुटेशंस निकाला जाता है। अगर एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस हमारा कितना हो जाता है, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, 3 × 2 × 1, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 × 2 6। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
ठीक है, क्यों? नंबर ऑफ बाइजेक्टिव यानी कि 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होने के लिए ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ परमुटेशंस के, जो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है, इसके लिए यहाँ पर 3 फैक्टोरियल बनेगा, जो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबरी से 6। ठीक है, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? अगर रिलेशन आर को अगर डिफाइन करते हैं किसी सेट ए पर, तो आर इस प्रकार से है, इस रिलेशन आर में ए बी का ऑर्डर पेयर होगा जो ए लेस और इक्वल टू बी होगा। ऐसे में आर कैसा होगा ये बताना है। ठीक है, चेक करना पड़ेगा इसको कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव के लिए पहले चेक कर लेते हैं। जैसे मान लो ए बी यहां पर मेरा रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये है कि ए और ए का जो ऑर्डर पेयर बनेगा इस रिलेशन आर में होना चाहिए। ठीक है, तो ए लेस और इक्वल टू ए होगा, हाँ भाई, इस रिलेशन आर में। क्यों? क्योंकि ए बराबर है ए के, इसलिए ये पॉसिबल है। ठीक है, ऐसे बी के लिए भी, बी और बी से बना जो ऑर्डर पेयर है इस रिलेशन आर में होना चाहिए, क्योंकि बी तो भैया लेस और इक्वल टू बी, यानी कि बी तो बराबर है बी के, ये वाला कंडीशन तो फुलफिल कर रही है, तो रिलेशन आर में एग्जिस्ट करेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो ये होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिव ये होगा या नहीं होगा, इसको कैसे चेक करें भाई? ट्रांजिटिव की कंडीशन मेरे को मालूम है, जैसे ये रिलेशन आर में है, कोई दूसरा यहाँ पर ऑर्डर पेयर बीसी है जो भी इस रिलेशन आर में है, तो एसी भी इस रिलेशन आर में एग्जिस्ट करना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ कि भाई मान लो 2 और 3 इस रिलेशन आर में है, रियल नंबर है 2 और 3, 3 और 4 कोई यहाँ पर है, ये इस रिलेशन आर में है, और इनसे बना 2 और 4 इस रिलेशन में होगा या नहीं होगा, ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक करो, 2 लेस और इक्वल टू 3 है भाई, हाँ कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है। 3 लेस और इक्वल टू 4 है, ये भी फुलफिल है। 2 और 4 के लिए 2 लेस और इक्वल टू 4, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। तो यहां पर ये रिलेशन ट्रांजिटिव तो होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द रेंज ऑफ द फंक्शन, इसके लिए रेंज निकालना है इस फंक्शन के लिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, तो इसके रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर एफ ऑफ एक्स को पुट कर देंगे y। जब मैं y पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्लियर? यहां पर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे y के साथ में, इसका y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, जब मैं इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो y स्क्वायर प्लस 2y इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? अब यहां पर क्या करेंगे, y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये इधर ला लिया, और 1 माइनस 2y ये हो गया। क्लियर? अब क्या होगा, 1 माइनस 2y के बाद में इस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन ले लिया इसमें से, तो y माइनस 1 यहाँ पे बचा, इधर बचा है 1 माइनस 2y। ठीक है, 1 माइनस 2y। अब क्या होगा, अब यहाँ पर देखो, अब इसके लिए अगर मेरे को रेंज निकालनी है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 इजिकल टू 1 माइनस 2y आ रहा ना, तो अगर मान लो यहाँ पर y इक्वल टू 0 है मेरा, ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं करते हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या आया था मेरे पास में, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 इजिकल टू 1 माइनस 2y। तो ऐसे में इसमें RHS और LHS जो है दोनों तरफ के, ये मस्ट भी सेम साइन के होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों के जो साइन हैं वो सेम होने चाहिए, तभी मैं यहाँ पे डिराइव कर सकता हूँ इसकी रेंज को। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, y की वैल्यू मेरे को निकालना है, तो वो कैसे निकलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं मान लो x इजिकल टू 0 पुट करता हूँ इसमें, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, 1 माइनस 2y इधर वाला ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इजिकल टू 2y। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या देखने को मिली, 1/2, एक वैल्यू आ गई 1/2। क्लियर? अगर y की वैल्यू 1/2 है, ठीक है, y की वैल्यू क्या है 1/2 और x की वैल्यू क्या है 0, तो ऐसे में यहां पर देखो y इजिकल टू 1/2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, y इजिकल टू 1/2, और दूसरी तरफ y की वैल्यू क्या हो सकती है, इससे y माइनस 1 इजिकल टू 0 पुट करता हूं इसको मैं, तो y इजिकल टू इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, 1। ठीक है, तो 1 इसमें क्या इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या देखने को मिली, रेंज जो हो जाएंगी y बिलोंग्स टू यहां पर 1/2 से लेके 1 इसमें इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारे पास में, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे चले, फंक्शन f देखो, फंक्शन f ऑफ एक्स बराबरी से मान लो ये लॉग है। ठीक है, ये क्या है, लॉग
एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको किस प्रकार से डिफाइन करना है? तो इसके लिए क्या किया जाता है, जैसे log एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए यहाँ पर पुट करूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर होगा 0 से, क्योंकि अब x की वैल्यू कुछ भी रख दो, x इजिकल टू 0 भी अगर पुट करते हैं तो ये 1 आएगा और 1 ग्रेटर होता है 0 से। x इजिकल टू 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो ऐसे में ये 0 से तो ग्रेटर ही आएगा हमेशा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएंगी। ऐसे में फॉर एवरी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर, हमेशा ग्रेटर आएंगी किससे? 0 से, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू किसी भी रियल नंबर के लिए, ठीक है। तो ऐसे में x बिलोंग करेगा कहां से? इस रियल नंबर से, ठीक है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस डोमेन x इजिकल टू डोमेन जो होगा यहां पर इसकी रेंज रहेगी, ठीक है। x बिलोंग्स टू r। आगे चलो, डोमेन क्या है इसका? रियल नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इनवर्स ऑफ फंक्शन, इसका इनवर्स बनाना है। इनवर्स बनाने में क्या होता है? कुछ नहीं, जैसे मान लो ये हमारा फंक्शन है, इसमें f ऑफ x इजिकल टू मैं y पुट कर दूंगा तो y बराबर इसे 2x प्लस 3 मिल गया। इसमें मैं स्वैप कर देता हूं x और y को, तो ये x बराबर इसे 2y प्लस 3 मिल गया। अब यहाँ पे 2y बराबर इसे x माइनस 3 हो जाएगा और y बराबर इसे x माइनस 3 बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यही होता है इसका इनवर्स फंक्शन, ठीक है। y इजिकल टू एफ इनवर्स ऑफ x इजिकल टू ये बन जाएगा x माइनस 3 बटे 2। क्लियर है? यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है कि फंक्शन मान लो एफ ऑफ एक्स है जिसमें एक्स क्यूब माइनस एक्स है, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस एक्स है, तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि यार ये ऑड फंक्शन है, एक्स की पावर 3 है जो ऑड है, तो ये एक ऑड नेचर का फंक्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आगे चलो, कैसे होता है इसमें देखो, एक चीज ये भी देख लेते हैं। जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स है जिसमें एक्स क्यूब माइनस एक्स है, इसमें ये देखना पड़ता है एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करके, ठीक है। तो ये मैंने पुट किया यहाँ पर, माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, तो ये क्या देता है? माइनस देता है ना, तो इसलिए क्या है? ऑड है, माइनस एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, 14 क्या कहता है यार कि रिलेशन कोई है आर, वो एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक के लिए देखा तो था यार अपन ने कि भैया ए बी बिलोंग्स टू इस रिलेशन आर में, तो बी ए इस रिलेशन आर में है और ए बराबर है बी के, ऐसे में ए एंटी सिमेट्रिक हो जाएंगे अगर ए बराबर है बी के, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल करेंगी, ए आर बी, ए रिलेट टू बी एंड बी रिलेट टू ए, तो ए और बी बराबर है, तो इसे मैं क्या बोलूंगा? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। आर यहाँ पे क्या है? एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि मान लो ये एक सेट है 1 2 एलिमेंट है, सेट बी में 3 और 4 एलिमेंट्स हैं, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पर क्या रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे इसमें? तो ये तो हम पहले ही देखे थे यार, किसी भी नंबर ऑफ रिलेशंस को फाइंड करने के लिए, जैसे दो सेट है, सेट ए में m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सेट बी में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है? 2 की पावर में m इंटू n, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4 होता है 16, ठीक है, 16। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे देखो, तो दोस्तों अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो बोल रहा है कि 1 1 फंक्शन देखना है यहाँ पर, सेट ए जिसमें 3 एलिमेंट्स है और सेट बी जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लो मेरे को यहाँ पे 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस निकालने हैं, तो इसके लिए परमुटेशंस निकाला जाता है इसका 4 और 3, ठीक है। तो इसके परमुटेशंस निकलेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24, ठीक है। 24 का है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 17 पर रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, जिसमें इस फंक्शन की रेंज निकालना है एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 की, तो जिसमें एक्स नॉट इक्वल टू -1, तो इसकी रेंज क्या हो सकती है? तो इसकी रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स को वाई पुट कर देंगे, तो वाई बराबर इसे एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जब इसे हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे वाई इंटू एक्स प्लस 1 इजिकल टू एक्स, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वाई एक्स प्लस वाई इजिकल टू एक्स, यहाँ पर वाई एक्स और इस एक्स को इधर लाया माइनस एक्स, वाई को उधर ले गए माइनस वाई हो गया, एक्स कॉमन ले लिया, तो ये बनेगा वाई माइनस 1 इजिकल टू माइनस वाई। ऐसे में जब यहाँ पे एक्स बराबरी से इसको दिखा लेंगे तो माइनस वाई अपॉन वाई माइनस 1, तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि वाई की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए वाई की वैल्यू, ठीक है, नॉट इक्वल टू 1, तभी इसके हम यहाँ पर रेंज संभव है, ठीक है। तो रेंज में भैया 1 नहीं आ सकता, ठीक है। रेंज जो हो जाएंगी ना इसकी, इस फंक्शन के लिए, वो हर एक रियल नंबर हो सकती है सिवाय इस 1 के। तो यही कौन से ऑप्शन में से? ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। आगे चले, देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि भाई मान लो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस निकालना है सेट
का जिसमें 3 एलिमेंट्स है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का हमको फार्मूला पता है यार कि भाई टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस अगर फाइंड करना है तो इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। n कितने हैं? 3 एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर 3 यानी n की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना? 9 माइनस 3, ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 की पावर 6 यानी कि 64। ठीक है, कहाँ है ये 64? ऑप्शन नंबर बी में है। चले आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स 3x माइनस 1 है। अच्छा, तो एफ इनवर्स मतलब इनवर्स फंक्शन बनाना है इसका। ठीक है, इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए क्या होता है, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 3x माइनस 1 है, तो इसमें मैं एफ ऑफ एक्स को y पुट कर दूंगा। ठीक है, तो ये बन गया y इजिकल टू 3x माइनस 1। और अब x और y को स्वैप कर देंगे तो x बराबर से ये हो जाएगा 3y माइनस 1। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3y माइनस 1 हो गया, तो अब यहाँ पर x प्लस 1 को इधर ला लिया, ये होगा 3y के बराबर, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएंगी? x प्लस 1/3। ठीक है, तो यही है इनवर्स फंक्शन, एफ इनवर्स ऑफ x इजिकल टू x प्लस 1 डिवाइड बाय 3। ठीक है, ये किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चले लास्ट सवाल हमारा, लास्ट क्वेश्चन हमारे इस सीरीज का है, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू 1/1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स है, तो ये फंक्शन कैसा होगा? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट किस प्रकार का होगा? तो दोस्तों ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जो जिसमें क्या होता है, जैसे 1 प्लस 1/ex, तो इसमें 1/ex ई की पावर एक्स प्लस 1 और ऊपर चल जाएगा ई की पावर एक्स। तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट करते रहो इसमें, तो एक्स की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो यहाँ पर इसका वैल्यू बढ़ती हुई नजर आएगी। एक्स इजिकल टू 1 2 3 जब पुट करते जाओगे तो ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर टॉप 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम अगला चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।